हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th ज्योग्राफी एग्रीकल्चर। बड़े ही मज़े में हम मार्केट जाते हैं, सब्जी फल अनाज वगैरह सब खरीद के लाते हैं और खाना बनाते हैं, खाते हैं। बट क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो अनाज फल सब्जियां वगैरह है जो हमें इतनी आसानी से मिल जाते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली खेतों से। फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें हमारे लिए उगाते हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की फार्मिंग की टेक्निक्स होती हैं, कौन से अनाज कब उगाए जाते हैं और कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इतना ही नहीं, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हैं 80% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना ज़रूरी है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का एक अहम हिस्सा होता है फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं खेती। अब खेती हम अनाजों की भी करते हैं, क्रॉप्स उगाना वो भी खेती का पार्ट है, एनिमल्स को रखना, उनका टेक केयर करना वो भी खेती का ही पार्ट है। और ये सब कुछ फार्मिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लिए फूड तैयार कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि फार्मिंग यानी कि खेती कितने तरह की होती है। फार्मिंग यानी कि खेती 3 तरह की होती है: प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। अब नाम देख के आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी टफ से नाम है। सिर्फ नाम ही टफ है, चीज़ें काफ़ी सिंपल है, एक बार आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सबसिस्टेंस वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। ये जो सबसिस्टेंस वर्ड है इसका मतलब होता है लाइवलीहुड या फिर सपोर्ट या फिर मेंटेनेंस, ये मीनिंग होता है इसका। तो जब कोई फार्मर फार्मिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके फैमिली को सरवाइव करना है। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी फैमिली में अगर 5 लोग हैं और मुझे इतना किलो चावल चाहिए, इतना किलो दाल चाहिए, इतना किलो आलू चाहिए, इतना किलो प्याज चाहिए, तो ये सब कुछ के लिए मैं इन सभी फसलों को उगाती हूँ। ठीक है, अब मेरी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बाद अगर कुछ बच जाता है उसको मैं ट्रेड के लिए यूज़ करती हूँ, यानी कि उसको वो एक्स्ट्रा बचे हुए सामान को मैं बेचने के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो मेन मोटो होता है, जो प्राइमरी मोटो होता है, वो ट्रेड नहीं होता है। यहाँ प्राइमरी मोटो होता है फैमिली का सस्टेनेंस। तो इस तरह की सबसिस्टेंस फार्मिंग क्यों की जाती है? टू सस्टेन इंडिविजुअल फैमिलीज़, खुद की फैमिलीज़ को बचाने के लिए ही ये फार्मिंग हम करते हैं। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम उसे बेच देते हैं। क्लियर है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ जब हम कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो कॉमर्शियल फार्मिंग में हमारा प्राइमरी मोटो होता है ट्रेड। हम व्यवसाय के लिए ही फार्मिंग करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम किसी भी अनाज की फार्मिंग जो करते हैं वो हम लार्ज स्केल में करते हैं। 5 किलो 10 किलो आलू या प्याज हम नहीं उगाते हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाते हैं क्योंकि हमें इसे बेचना है, वही हमारा मेन उद्देश्य है। राइट, तो ये फ़र्क हो गया सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल फार्मिंग में। अब देखते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव का मतलब है बहुत पुरातन, बहुत पुराने दिनों से जो है यही प्रथा चलती आ रही है। इस तरह का जो फार्मिंग है ये बहुत पुराने टाइम में चलता था, इनफैक्ट कई जगह अभी भी चलता है। तो इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं एक छोटा सा लैंड का हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी फसलें उगाते हैं। एक बार जब फसलें उग जाती हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद वो जो लैंड है उसको वो जला देते हैं और फिर जो है वो एक नए छोटे से दूसरे लैंड के छोटे से हिस्से में जाते हैं और फिर वहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा वो फॉलो करते थे। अब ऐसा करने से क्या होता था कि जो लैंड है, लैंड का एकदम बुरा हाल हो जाता था।
तो इस तरह की प्रथा में होता था लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे हम जला देते थे चीज़ों को, राइट। तो सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती थी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में। यहाँ पे किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं होता था, क्योंकि पुराने दिनों में तो ये इतनी टेक्निक्स थी भी नहीं, राइट। तो ये होता था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये हमारे देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से भी इसे बुलाया जाता था। मतलब सब लोग अपना एक लोकल लैंग्वेज में इसका एक अलग नाम रख देते थे इस तरह की फार्मिंग को, ठीक है, ओके। तो इससे हम उगा तो पाते थे बहुत तरह के अनाज, जैसे कि बीन्स, राइस, मेज, मिलेट्स, बनानास वगैरह सब उग जाते थे इस टेक्निक से। बट इसका मेन डिसएडवांटेज ही ये था कि लैंड का डिग्रेडेशन होता था और लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता था, ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता था, यानी कि या ये जो है वैसे एरियाज़ में किया जाता था जहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों की खाने की डिमांड भी ज़्यादा है। अगर मेरे गांव में अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 5 लोग हैं तो मुझे सिर्फ 5 लोगों के जितना खाना चाहिए। बट अगर मेरे गांव में 500 लोग हैं तो मुझे फिर 500 लोगों के जितना खाना चाहिए, राइट। तो ये वैसे एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता था जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, और ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी होता था, ठीक है। इसमें हम इरिगेशन और बायोकेमिकल इनपुट्स भी यूज़ करते थे, मैन्योर, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते थे ताकि प्रोडक्टिविटी थोड़ी बेटर हो, क्योंकि हमें ज़्यादा सामान चाहिए था, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा है, तो हमें प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करना है। उस वजह से हम इस तरह के टेक्निक्स का यूज़ लेते थे। बट यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर होता था, क्योंकि हम उसके ऊपर ये भी डालते थे, वो भी डालते थे, इरिगेशन भी करते थे, फर्टिलाइज़र भी, मैन्योर भी, ये वो। तो लैंड जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता था, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता था लैंड पे। और इस तरीके से हम काफ़ी कुछ उगा पाते थे, जैसे कि वीट, पल्सेस, मेज, मिलेट्स, वेजिटेबल्स। इनफैक्ट ये सारा पास्ट टेंस नहीं है, अभी भी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। अब आ गया तीसरा टाइप, जो कि है कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे क्रॉप्स उगाए ही जाते थे बेचने के लिए, फॉर प्रॉफिट, ताकि हम प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे बेच सकें और कुछ पैसे कमा सकें। इस केस में हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया लार्ज स्केल फार्मिंग, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ प्रोड्यूस करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ताकि अच्छे क्वालिटी का प्लांट पौधा आए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत तरह के केमिकल्स भी हम यूज़ करते थे, जिसके एनवायरनमेंट के ऊपर अलग तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट कॉमर्शियल फार्मिंग में मेन टारगेट यही होता है कि प्रोडक्टिविटी जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम जितना सामान प्रोड्यूस कर पाते हैं उतना हमारा प्रॉफिट है, राइट। तो ये होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्रॉप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है, जहाँ पे इसको लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है। बट वही क्रॉप किसी दूसरे रीजन के लिए सबसिस्टेंस क्रॉप है, जहाँ पे उसे कॉमर्शियली ग्रो नहीं किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लेते हैं राइस को जो है अगर हम देखें हरियाणा या पंजाब जैसे स्टेट्स में, तो वहाँ पे ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पे इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, मेनली ट्रेड के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम इसी राइस को देखें उड़ीसा जैसे स्टेट में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी राइस का प्रोडक्शन होता है, बट वहाँ पे ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, जहाँ पे वो वहाँ के फार्मर्स इसको इसलिए उगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को सर्वाइव करा सके या अपनी कम्युनिटी के लोगों को सर्वाइव करा सके, और कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो वो उसको ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होती है। उसी तरीके से अगर वीट की बात करें तो वीट भी जो है पंजाब हरियाणा में एक कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन बिहार या मध्य प्रदेश में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ क्रॉप्स कॉमर्शियल होते हैं और कुछ सबसिस्टेंस। डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्शन हम कैसे कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर
मिनिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर लार्ज स्केल हो रहा है तो कॉमर्शियल है, अगर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। इन तीनों तरह के फार्मिंग के बारे में जानने के बाद आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये तो बहुत पुराने समय की फार्मिंग की टेक्निक है, तो फिर अभी भी लोग इसे प्रैक्टिस क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा करने के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, जिन फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं हमारे देश में, उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड नहीं होते हैं, उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं। और लार्ज स्केल फार्मिंग यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए हमें बहुत बड़ा सारा ज़मीन चाहिए होता है, क्योंकि जब हमें कोई भी अनाज 200-300 केजी उगाना है तो ऑब्वियसली ज़मीन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जो इन किसानों के पास नहीं होती है। दूसरा कारण, जनरली इन किसानों का जो परिवार होता है वो काफ़ी बड़ा परिवार होता है, या तो जॉइंट फैमिली होती है या उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से एक एक परिवार में 5, 10, 12 लोग होते हैं, जिसकी वजह से उनके फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो इसीलिए उन्हें मजबूरन अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए ही खेती करना पड़ता है। तीसरा कारण, ये फार्मर्स जो हैं इनके पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खर्च कर सके रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज मतलब फर्टिलाइज़र्स या फिर महंगे इक्विपमेंट्स या इरिगेशन मेथड्स, इन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह से जो सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि जो प्रिमिटिव मेथड है, उस मेथड में चूंकि इस तरह की किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उन्हें वही कंफर्टेबल लगता है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे किसान, जिन्हें आज भी ऐसा लगता है कि जो पुराना जो तरीका था फार्मिंग का, वही उनके लिए अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है और कंफर्टेबल भी है, और इसीलिए सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। अब जब हम कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में जान चुके हैं, तो यहाँ पे एक और टर्म आता है जो हम कई बार सुनते हैं, और वो टर्म है प्लांटेशन। कहाँ सुना होगा आपने ये वर्ड प्लांटेशन? हो सकता है जब कभी आप दार्जिलिंग घूमने गए हो, या ऊटी घूमने गए हो, या कुर्ग घूमने गए हो, जो थोड़े हिली एरियाज़ हैं। वहाँ पे अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो गाइड आपको बोलता होगा कि ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये टी प्लांटेशन है, ये कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो प्लांटेशन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब एक बहुत बड़े से एरिया में एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्लांटेशन। तो प्लांटेशन जनरली टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, इन सब चीज़ों की होती है। और प्लांटेशन ऑब्वियसली एक कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े एरिया में इतना सारा हम एक ही चीज़ उगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हम ट्रेड के लिए ही उगाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो प्लांटेशन हर जगह नहीं मिलती है। जैसे अगर हम टी की प्लांटेशन की बात करें तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ टी प्लांटेशन होती हैं, जैसे दार्जिलिंग, आसाम, तो ये कुछ कुछ एरियाज़ हैं। तो ऐसा क्यों कि सब जगह नहीं होता है? क्योंकि एक तो जब हम ये कंसिडर करते हैं कि कौन सी जगह चुना जाए, तो उसका वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जिस चीज़ की हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसके लिए कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, तो वो सूटेबल होना चाहिए। सेकेंडली, जब हम इस जगह को डिसाइड करते हैं, हम ये भी कंसिडर करते हैं कि वो जगह की कनेक्टिविटी कैसी है, इंडस्ट्रीज़ और मार्केट्स के साथ कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि चूँकि यहाँ पे हम ये मेजरली ट्रेड के लिए यहाँ पे चीज़ें उगा रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट? तो ये कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम प्लांटेशन के लोकेशन को डिसाइड करते हैं। मेरे पास गांव में एक बहुत बड़ी सी ज़मीन है और मेरा मन है कि मैं उसमें कुछ उगाऊं, लेकिन मैं क्या उगाऊं? क्या उगाऊं ये तो ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कब उगाऊं। क्योंकि अगर हम किसी भी अनाज को, किसी भी क्रॉप को अगर गलत टाइम पे उगाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? हमें अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि किस तरह के क्रॉप किस तरह के सीजन में उगाए जाते हैं। तो यहीं हम बात करेंगे क्रॉपिंग सीजन्स की। 3 सीजन्स होते हैं क्रॉपिंग के, एक होता है राबी, एक होता है खारिफ और एक होता है ज़ैद। तो देखते हैं कि ये कौन से वाले टाइम होते हैं और इसमें कौन से क्रॉप्स उगते हैं। तो अगर हम राबी की बात करें तो ये होता है अक्टूबर टू दिसंबर
का टाइम होता है जब इन्हें सोन। तो राबी सीज़न में जो सीड्स बोए जाते हैं वो जनरली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोए जाते हैं और इनके फसल की कटाई होती है अप्रैल टू जून में, यानी कि अप्रैल टू जून के बीच में ये तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम खारिफ सीज़न की बात करें तो ये इन फसलों को बोया जाता है मॉनसून के स्टार्टिंग में, यानी कि जब बारिश की शुरुआत होती है उस टाइम पे बोया जाता है और ये कटे जाते हैं सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। उसी तरह जब ज़ैद की हम बात करते हैं तो ये एक शॉर्ट समर सीज़न होता है राबी और खारिफ के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम है उस समय एक थोड़े ही दिनों के लिए थोड़ी गर्मी की मौसम होती है, उस समय हम इस तरह के क्रॉप्स को उगाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जैसे राबी में आते हैं वीट, बार्ली, पीज, मस्टर्ड, इन सब को हम इस टाइमिंग में उगाते हैं। उसी तरह से खारिफ के अंदर आएगा पैडी, जवार, मूंग, जूट, मेज़, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अधिकतर जो है ये ऐसी फसलें हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए इनको बोया जाता है बारिश के शुरू में ही, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत बारिश होती है तो इन्हें काफ़ी पानी मिलता रहता है। और ज़ैद चूँकि वो शॉर्ट समर सीज़न है तो देखिए इस समय कौन सी फसलें होती हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकम्बर, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब कुछ आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में हर जगह मिलता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ये सब खाना अच्छा होता है, इससे पेट ठंडा रहता है, इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो सब कुछ लिंक्ड है। तो मार्केट में वही चीज़ें मिलती हैं जो उस समय उगाई जाती हैं, जिसके लिए उस समय का जो वातावरण है वो सूटेबल है, और हम फिर वही उन्हीं चीज़ों को खाते हैं उस मौसम के हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं इनको, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इस तरह के क्रॉप्स को हम अक्सर ही कोस्टल एरियाज़ में उगाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया, केरला, कोस्टल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें, अभी मैंने जितने भी स्टेट्स बोले, चाहे केरला हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, इन सभी जगहों में राइस जो है उनका स्टेपल फूड है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो राइस को उगाने में सपोर्ट करता है, तो इसीलिए वहाँ पे राइस की खेती बहुत होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो राइस खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो सब कुछ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि राइस एक खारिफ क्रॉप है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो कोस्टल एरिया को काफ़ी सूट करता है, इसीलिए ये कोस्टल एरियाज़ में उगाया जाता है। अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, वो कहाँ उगाए जाते हैं। और शुरुआत करेंगे राइस से। राइस जो कि हम सभी खाते हैं, हम ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, इवन इफ़ नॉट डेली, ऑल्टरनेट डे तो हम खा ही लेते हैं, कभी पुलाव के फॉर्म में, कभी खिचड़ी के फॉर्म में, तो कभी बिरयानी के फॉर्म में। तो क्या हमें ये पता है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। बहुत अच्छी बात है। और राइस का जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो होता है खारिफ, क्योंकि हमें पता है कि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इनफैक्ट राइस जो है इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, जहाँ पे राइस एक स्टेपल फूड है, लोग डेली में राइस खाते ही खाते हैं, ठीक है। और अगर इसके एनवायरनमेंट की बात करें कि इसके लिए किस तरह का माहौल सूटेबल होता है इसके ग्रोथ के लिए, तो राइस के ग्रोथ के लिए या फिर राइस की खेती करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल जो है वो भी होना चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना राइस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम रीजन्स देखें कि कहाँ पे राइस उगाया जाता है, तो हम देखते हैं कि केरला वाले साइड में, ये वाला केरला, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरियाज़ में जो है राइस काफ़ी उगाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी आप कोस्टल एरियाज़ देखेंगे वहाँ पर राइस काफ़ी उगाया जाता है, और इसी वजह से ये कोस्टल एरियाज़ वाले जो लोग होते हैं जो वहाँ रहते हैं वो भी राइस काफ़ी ज़्यादा खाते हैं।
अगला क्रॉप है वीट। रोटी, पराठा सब बनता है वीट से, आटा से। तो वीट जो है ये हमारे यहाँ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे स्टेट्स में लोगों का स्टेपल फूड है राइस, और जिनका राइस नहीं है उनका है वीट। क्योंकि रोटी या चावल इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो है लोग किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। बहुत लोग राइस को राइस के फॉर्म में खाते हैं, बहुत लोग उसको इडली बना देते हैं, बहुत लोग उसको डोसा बना देते हैं। उसी तरह वीट को जो है बहुत लोग रोटी के फॉर्म में खाते हैं, बहुत लोग पराठा के फॉर्म में खाते हैं, बहुत लोग पूरी के फॉर्म में खाते हैं। तो अलग अलग डिशेस बनती हैं, बट वीट भी जो है एक स्टेपल फूड है। इसका क्रॉपिंग सीजन है राबी, क्योंकि इसे जो है वीट को ग्रो करने के लिए एक कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है। इसे बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है। हालांकि राइपनिंग के टाइम पे जब ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाला होता है उस समय इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। उस समय अगर बारिश हो जाए तो गड़बड़ है, ठीक है। और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट अगर बोलें तो 50 to 75 सेंटीमीटर तक का एनुअल रेनफॉल इनके लिए काफ़ी होता है। तो आप देख सकते हैं जब हम राइस की बात कर रहे थे तो उसे 100 सेंटीमीटर से भी अधिक रेनफॉल चाहिए होता है, राइट। ये कहाँ पे उगाया जाता है? बहुत ज़्यादा वीट ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वाला जो रीजन है, जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, वहाँ पे मेजरली वीट उगाया जाता है। अब बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स जो है ये मतलब बहुत रेगुलर में हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते हैं सब लोग, बट कुछ कुछ लोग हैं जो मिलेट्स काफ़ी खाते हैं, क्योंकि मिलेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अधिक होता है और इसमें फैट्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो उस तरह से ये फ़ायदेमंद तो बहुत होता है। मिलेट्स के अंदर आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ये तीन जो है इंडिया में एटलीस्ट ये तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। कुछ कुछ रीजन्स में इनमें से कुछ कुछ चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। जैसे बाजरा जो है राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर है, बाजरा ज्वार की रोटी बहुत लोग खाते हैं राजस्थान में। उसी तरह अगर रागी की बात करें तो कुछ कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका में रागी बहुत खाया जाता है। रागी का शरबत बनाया जाता है, रागी बॉल्स बनाए जाते हैं, रागी डोसा बनाया जाता है, रागी इडली बनाई जाती है। तो बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह का क्रॉप है सीज़न के हिसाब से। तो ये खारिफ क्रॉप है, यानी कि इन्हें भी बारिश या पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर सॉइल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिलेट्स को उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक सॉइल जो है काफ़ी सूटेबल होता है मिलेट्स ग्रो करने के लिए। ब्लैक सॉइल भी और रेड एंड येलो सॉइल भी, ये सारे सॉइल्स जिनकी फर्टिलिटी का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उस तरह के सॉइल्स में भी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे रागी को ग्रो करने के लिए तो इवन सैंडी सॉइल भी काम आ जाता है रागी और बाजरा के लिए। तो सैंड के जैसे जो सॉइल्स होती हैं उनकी फर्टिलिटी कम होती है, तो लेकिन इन सभी तरह के सॉइल में ये मिलेट्स ग्रो कर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ज्वार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी यहाँ पाया जाता है। बाजरा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी। रागी कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड। तो ये कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मिलेट्स अधिक उगाए जाते हैं। अब अभी मैंने बताया कि मिलेट्स की खास बात यह है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत अधिक है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसकी डिमांड काफ़ी कम है, लोग मिलेट्स काफ़ी कम खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आटा का रोटी खाने वाले लोग अधिकतर हैं, बाजरा या ज्वार का रोटी खाने वाले लोग बहुत कम हैं। नॉर्मल चावल का डोसा खाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन रागी डोसा खाने वाले लोग काफ़ी कम हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ द टेस्ट या फिर बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वॉल्व है इनको बनाने के लिए, तो बिकॉज ऑफ दैट मे बी ये इतने पॉपुलर नहीं है, तो इनकी डिमांड कम है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है। बट न्यूट्रिशन तो इनमें भरपूर है, लेकिन चूंकि इतनी डिमांड नहीं है तो इनको इतना ज़्यादा उगाया भी नहीं जाता है। अब हम बात करेंगे मेज़ की। भुट्टा तो हम सभी खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। इनफैक्ट मेज़ हम अलग अलग फॉर्म में खाते हैं, भुट्टा भी खाते हैं, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की अलग अलग सब्जियां, डिशेस बनाते भी हैं हम। इनफैक्ट मेज़ को तो हम फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं। फॉडर क्या होता है? फूड फॉर लाइव स्टॉक।
जो हम चारा देते हैं, गाय को जो चारा खिलाते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भी मेज़ से ही आता है। तो इसका जो क्रॉपिंग सीज़न होता है ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन कुछ कुछ रीजन्स में ये राबी है। ये जनरली उगाया जाता है कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। अगला नंबर है पल्सेस का। दाल बहुत खाते हैं हम लोग, कभी दाल बाटी चूरमा की तरह, कभी दाल चावल की तरह और कभी दाल रोटी की तरह। तो देखते हैं इनफैक्ट दाल में भी बहुत वैरायटी की दाल होती है, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, बहुत तरह के दाल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दाल में जो है एक बहुत स्पेशल फीचर होती है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से अगर सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो तो मतलब बहुत अच्छा रहता है, और पल्सेस यही काम करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है ये उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कराने में हेल्प करता है। कैसे, उसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे, हालांकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट हमने साइंस में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये एक खास बात होती है पल्सेस में। और आपको जान में के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया जो है पूरे विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस है। दाल जो है हम इंडियंस बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कुछ पॉपुलर पल्सेस जो है मूंग, मसूर, पीज, अरहर, उड़द, ग्राम, ये सारे हैं। क्रॉपिंग सीजन बोथ खारिफ एंड राबी, कुछ खारिफ है कुछ राबी है, कुछ को ज़्यादा पानी चाहिए कुछ को कम पानी चाहिए। लोकेशंस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये कुछ एरियाज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर पल्सेस काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा उनका एक क्विक रिकैप। अब बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर क्रॉप्स की जो अनाज नहीं है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, शुगर केन। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं शुगर केन से। गन्ने का जूस सभी ने पिया होगा, तो गन्ना ही है शुगर केन। शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम दो इंपॉर्टेंट चीजें पाते हैं, एक तो है चीनी यानी कि शुगर और दूसरा है गुड़। और ये दोनों ही चीजों के हेल्प से हम बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं, बहुत तरह की। तो इंडिया फिर से शुगर केन के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम हर एक क्रॉप की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है अधिकतर क्रॉप्स में, चाहे राइस है, चाहे पल्सेस है, चाहे शुगर केन है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है। जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमारा देश काफ़ी आगे है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्रॉपिंग सीजन की। तो ये खारिफ है, ये एक खारिफ क्रॉप है। इसे रेनफॉल चाहिए होता है अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर, मतलब पानी ठीक ठाक चाहिए होता है इसे। इतना ही नहीं, इसके लिए क्लाइमेट भी जो है थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बेटर होता है। रीजन्स जहाँ ये उगाए जाते हैं वो है यूपी, एपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, पंजाब, हरियाणा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? सनफ्लावर सीड्स, लीन सीड, ये सारी चीज़ें हम जब खाना बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं राई। राई का हम छौंक देते हैं जनरली जब सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, राई या सरसों। फिर सनफ्लावर सीड्स भी यूज़ करते हैं, तिल भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऑयल सीड्स हैं। तो पता होना चाहिए कि इंडिया फिर से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेप सीड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया प्रोडक्शन में इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर काफ़ी आगे है। इनके जो क्रॉपिंग सीजन हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे बहुत सारे सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन लीन सीड, मस्टर्ड, ये राबी क्रॉप है। कैस्टर, सीसेम सीड, ये दोनों राबी और खारिफ हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी सीड की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इनमें से खारिफ है, कुछ राबी है। लोकेशंस जनरली गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप बोलेंगे कि जैसे कैस्टर है या सीसेम है, ये दोनों राबी और खारिफ है। ऐसा कैसे? जैसे सीसेम है, अगर हम सीसेम सीड की बात करें तो यानी कि तिल,
तो ये जो सीड होता है ये नॉर्थ के साइड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है ये खारिफ है, लेकिन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये राबी है। तो खारिफ है ये नॉर्थ में और राबी है ये साउथ में। तो ऐसा क्यों, नॉर्थ और साउथ में फ़र्क क्यों है? क्योंकि दोनों जगह में वेदर के, क्लाइमेटिक कंडीशंस के भी फ़र्क होते हैं और उसी फ़र्क की वजह से ये क्रॉप का भी, ये कहाँ पे कब उगेगा उसका भी फ़र्क आ जाता है। इनफैक्ट ये जो ऑयल सीड्स होते हैं ये कुकिंग में तो यूज़ होता ही है, इसके अलावा भी ये सोप्स, क्रीम्स, लोशंस वगैरह में भी रॉ मटेरियल की तरह काफ़ी जगह काम आता है। अब बात करते हैं टी, चाय, जो कि एक बहुत ही कॉमन ड्रिंक है एटलीस्ट हमारे देश में। तो टी जो है ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था उसी समय टी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ट्री का जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो, उस टी को चाहिए होता है वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट विथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शावर्स थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल इसको थोड़ी बहुत बारिश चाहिए होती है। तो अब जैसे कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं, अगर हम देखें जैसे वेस्ट बंगाल है या झारखंड है, उधर वाले एरियाज़ में पूरे साल भर बारिश नहीं होती है। जब रेनी सीजन होता है तभी बारिश होती है और काफ़ी तेज़ बारिश होती है। बट हमें ऐसे लोकेशन चाहिए जहाँ पर बारिश थ्रू आउट द ईयर हो बट थोड़ी थोड़ी हो। तो ऐसा मौसम जनरली हिली एरियाज़ में पाया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी जो थोड़ा हिली एरियाज़ है, जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उस साइड टी की खेती होती है। इसके अलावा केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये सभी जो है ना थोड़े हिली एरियाज़ हैं और हिली एरियाज़ में ही टी पाया जाता है। टी का जो बगीचा होता है, चाय का बगीचा कुछ यूं होता है देखने में। तो अगर आपने कभी देखा है तो ह्यूज स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है जिसमें बिल्कुल चाय का बागान कहते हैं बहुत जगह। तो ये कुछ यूं होता है। इनफैक्ट अगर आप कभी भी हिल स्टेशन गए हैं तो आपने टी या कॉफ़ी की प्लांटेशंस तो डेफिनेटली देखी ही होगी। और 2014 के हिसाब से टी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है चाइना और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। अब बात करेंगे कॉफ़ी की। टी कॉफ़ी भाई भाई की तरह है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है इंडिया में। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉफ़ी जो है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि साउथ की तरफ, साउदर्न इंडिया में अगर आप जाएंगे तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हुए मिलते हैं। कॉफ़ी ज़्यादा होता भी है इसी तरफ, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों में कॉफ़ी प्लांटेशंस पाए जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी के लिए चाहिए होता है कूल क्लाइमेट। जैसे टी के लिए हमने बोला थोड़ा वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, बट कॉफ़ी के लिए कूल क्लाइमेट और इसमें रेनफॉल भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 सेंटीमीटर, फॉलोड बाय ड्राई सीजन ऑफ 2 to 3 months। तो ये जो वेदर का जो क्राइटेरिया है ये सदर्न स्टेट्स में ये सेटिस्फाई होता है और इसी वजह से कॉफ़ी इस तरफ ज़्यादा उगती हैं। इनफैक्ट इंडिया की जो कॉफ़ी है ये काफ़ी पॉपुलर है इसके अच्छे क्वालिटी के लिए। अब बात करते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। अब आप पूछेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो इंडिया जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में भी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इनका जो क्रॉपिंग सीजन है ये वैरी करता है डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। इनफैक्ट आपने देखी होंगी कुछ सब्जियां जो हैं वो गर्मियों में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल परवल जो है काफ़ी जगहों में तो मिलता ही नहीं है, लेकिन परवल जब मिलता भी है वो गर्मियों के टाइम पे ही मिलता है। मटर यानी कि पीज़ ये जनरली सर्दियों में मिलता है। जो रेड वाला गाजर होता है, रेड कलर का लंबा सा जो गाजर होता है जिसका जनरली हम हलवा बनाते हैं, वो गाजर भी जो है वो सर्दियों में मिलता है, विंटर सीजन में मिलता है। तो डिपेंड करता है हम कौन से फ्रूट या कौन से वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनके ग्रो करने के सीजन्स भी अलग अलग होते हैं। तो लोकेशंस अगर हम देखें तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स, पियर्स, वॉलनट्स यानी कि अखरोट ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं। यूपी में होता है लीची, गुआवा। केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बनानास होते हैं ज़्यादा। इनफैक्ट बनानास लगभग सभी जगह होते हैं और अलग अलग वैरायटी के भी मिलते हैं। कहीं पे आप देखेंगे कि जैसे सदर्न इंडिया में छोटे छोटे बनाना ज़्यादा मिलते हैं। इनफैक्ट केरला साइड रेड कलर के बनाना भी मिलते हैं। केरला, तमिलनाडु साइड उस तरफ रेड बनाना भी मिलता है। यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश यहाँ पे मैंगोज़ काफ़ी होता है। नागपुर के ऑरेंजेस
काफ़ी पॉपुलर भी हैं इनफैक्ट। तो इसलिए अलग अलग जगह में डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ का वेदर कंडीशंस कैसा है तो अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पाए जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी मेजर क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में बात किया है उनका एक क्विक रिकैप। अब बारी है नॉन फूड क्रॉप्स की। काफ़ी सारी क्रॉप्स हम ऐसे भी उगाते हैं जो फूड है ही नहीं, जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कुछ क्रॉप? एक बहुत ही साधारण सा क्रॉप जो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा वो है कॉटन। कॉटन हम खाते तो नहीं हैं बट पहनते ज़रूर हैं। इसी तरह जूट, इसी तरह रबर, ये 3 ऐसे नॉन फूड क्रॉप्स हैं जिनको हम एक्सटेंसिवली उगाते हैं बट ये फूड क्रॉप्स नहीं है। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में एक काफ़ी पॉपुलर नाम है रबर। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रबर एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो रबर से बनी होती हैं, जैसे कि हवाई चप्पल रबर की बहुत कॉमन है, बलून्स, ये जो स्विम करते टाइम पे जो स्विम बोट्स होती हैं सब रबर की बनी होती हैं। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर है। वेदर की अगर बात करें तो मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है विथ रेनफॉल ग्रेटर दैन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस। लोकेशंस केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अगला नॉन फूड क्रॉप है कॉटन। कुछ ऐसे दिखते हैं कॉटन के पेड़ जिसमें ऊपर इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे कि कॉटन लगे हुए हैं। इंडिया इसका भी 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है क्योंकि इसको पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है और आई थिंक नीडलेस टू से है कि कॉटन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। वेदर की बात करें तो इसको रेनफॉल चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इसे 6 to 8 मंथ्स लगते हैं मैच्योर होने के लिए। तो मतलब बहुत फटाफट आपको अपना आउटपुट नहीं मिलता है, 6-8 महीने वेट करना पड़ता है। तो इंडिया इसका 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है चाइना। इंडिया में भी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी हाई है। तीसरा नॉन फूड क्रॉप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जूट। जूट को कई बार कहा जाता है गोल्डन फाइबर इसकी अपीयरेंस की वजह से। अगर आप जूट का कलर देखें तो गोल्डन टाइप का कलर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ये भी एक खरीफ क्रॉप है जिसे रेनफॉल चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है और इसे टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है इसके ग्रोथ के लिए। जूट के तो बहुत सारे यूजेस हैं जो हमें दिखते ही रहते हैं, जैसे कि जूट बैग्स मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं, जूट की रस्सियाँ बनती हैं, मैट्स बनती हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जूट की भी। तो ये कुछ नॉन फूड क्रॉप्स थे जिसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसका पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो साथ ही बने रहिए।